हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और हमारी जो ये क्लास है 11th क्लास है। और आज हम बात जो करेंगे वो होगी हमारी बात सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, काफ़ी लोगों ने कहा था कि सर सोलर सिस्टम की क्या कहते हैं क्लास कब लेके आ रहे हैं। तो सोलर सिस्टम की भी बात हुई थी और क्या कहते हैं आपके महाद्वीप और क्या कहते हैं महासागरों के बारे में, मतलब आपके कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस के बारे में भी जो क्लास है वो भी जल्दी आएगी। ठीक है, शायद जैसे ही आपका सोलर सिस्टम खत्म होगा उसके बाद वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे वर्ल्ड जीके की तरफ। पहले मैंने वर्ल्ड जीके का जो पोर्शन था उसको लगभग छोड़ दिया था। मुझे लगा था कि क्वेश्चंस अधिकतर जो हैं आपके इंडियन जीके से ही मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपसे कहीं क्या कहते हैं वर्ल्ड जीके की पूछी जा सकती हैं। जैसे कि सबसे लंबी नदी कहाँ पर है, कौन सा मरुस्थल सबसे बड़ा है, कौन सा जो आपका कॉन्टिनेंट है वो सबसे बड़ा है, किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा देश हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। जब प्रीवियस ईयर सीरीज वैसे वैसे आगे बढ़ती आ रही है वैसे वैसे क्या कहते हैं चीज़ें थोड़ा सा और खुल के सामने आ रही हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, सोलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन यूनिवर्स जो है उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे। यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किसी भी जनरल एग्जाम में एक्सपेक्ट नहीं किए जाते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना होता है, लेकिन तब भी जो बेसिक चीज़ें हैं यूनिवर्स की वो भी हम देखेंगे। ठीक, तो अब अभी तक जो क्लास थी वो कभी ना कभी लेट हो जा रही थी और 7 बजे की बजाय वो क्लास रात को 10 बजे, 2 बार ऐसा हुआ अभी बीच में कि रात को 10 बजे के आसपास या 8 बजे के आसपास आपको क्लास मिली। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। आज से जो क्लास है वो आपकी 7 PM पे ही मिलेगी और ये लगभग आपका ये मान के चलिए 99% श्योर है। अब कोई बड़ी समस्या ऐसी आती है कि जिस वजह से वीडियो रिकॉर्ड ना हो पाए तो फिर हो सकता है। और इसमें प्रॉब्लम बस ये होगी कि जो डाउट का सेक्शन रहता है हमारा, वो इसलिए होता है क्योंकि जब मैं वीडियो पूरा देख लेता हूं, जब मैं रिस्पांस देख लेता हूं आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं वो देख लेता हूं, तो अगर आपके कमेंट्स में देख नहीं पाऊंगा, मतलब शाम को अगर रिकॉर्डिंग करूंगा तो आपके कमेंट्स कम देख पाऊंगा। तो जो लोग वीडियो के साथ क्या कहते हैं जो अभी वीडियो जैसे 7 बजे पढ़ती है, 7 से 8 या 9 बजे तक जो लोग उस पर वीडियो पे कमेंट करेंगे 8 से 9 10 बजे तक, तो उनके कमेंट्स डाउट सेक्शन में हो सकता है सॉल्व हो जाए। बाकी लोगों का डाउट सेक्शन थोड़ा सा खाली रह सकता है। ठीक है, तो वीडियो टाइम पर देने के लिए काम करना पड़ेगा। एक दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी आज से। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आज का जो लेक्चर है हमारा वो रहेगा पूरा का पूरा जो बेसिक है वो रहेगा सोलर सिस्टम पर। लेकिन सोलर सिस्टम का बेसिक स्टार्ट करने से पहले हम यूनिवर्स के बारे में जानेंगे। तो यूनिवर्स की उत्पत्ति से लेके सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि यूनिवर्स की उत्पत्ति जो है आपकी, उसमें अलग अलग थ्योरीज दी हैं अलग अलग लोगों ने। आपको सबके सब थ्योरीज याद नहीं रखनी है। देयर आर बेसिकली 4 थ्योरीज। ठीक है, 4 थ्योरीज हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। 4 थ्योरीज हैं। कौन कौन सी हैं? बिग बैंग थ्योरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी है बिग बैंग थ्योरी। मॉडर्न हिस्ट्री में या क्या कहते हैं मॉडर्न टाइम पे जो सबसे ज़्यादा मान्य है वो भी यही है। ठीक, मैं साथ में इनकी हिंदी लिख देता हूँ ताकि जो हिंदी में है उनको प्रॉब्लम ना हो, और वो अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा सा टाइम लेके। तो जो बिग बैंग थ्योरी है इसको बोला जाता है महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत ये दिया किसने? जॉर्ज लेमेतेर। इसको आप जैसे पढ़ सकें, इंग्लिश में नाम है तो इसको पढ़ लीजिए अब, जॉर्ज लेमेतेर। ये नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, सिर्फ महाविस्फोट थ्योरी किसने दी ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। बाकी अगर आपको ये जानना है कि इन्फ्लेशन थ्योरी किसने दी तो एलन गुथ थे, उन्होंने दी। ऐसे बहुत सारे इनके सबके नाम हैं, लेकिन उतना आप ना पढ़िए ताकि आप उतना ना पढ़िए कि याद ना रख सकें। तो ये बेटर रहेगा कि आप सिर्फ इतना जान लें यहाँ पर कि जो ये आपकी थ्योरी है सबसे इंपॉर्टेंट वाली बिग बैंग थ्योरी, ये दी आपने जॉर्ज लेमेतेर ने। ठीक है, नेक्स्ट जो है इन्फ्लेशन थ्योरी इसको बोला जाता है स्फीति सिद्धांत। ठीक है, स्फीति सिद्धांत। और नेक्स्ट है पल्सेटिंग थ्योरी मतलब दोलन सिद्धांत। और जो लास्ट है वो है स्टेडी स्टेट मतलब बिल्कुल स्थिर अवस्था सिद्धांत या साम्य अवस्था सिद्धांत। ठीक है, तो ये 4 थ्योरी हैं बेसिकली जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बताती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो मान्य है एक तरीके से वो है आपकी बिग बैंग थ्योरी। एक्सप्लेनेशन की अगर बात की जाए कि बिग बैंग थ्योरी में है क्या, तो बहुत मतलब वैसे डीप एक्सप्लेनेशन है, लेकिन बेसिक तौर पे आप याद रख लीजिए। इनका कहना था कि जो द्रव्यमान था, जो मासेस थे वो एक पिंड टाइप में थे, एक जगह पर सब बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से इकट्ठे थे एक जगह पर, और एक जगह पर इकट्ठित होने की वजह से और तापमान ज़्यादा होने की वजह से एकदम से इसके अंदर विस्फोट हुआ। ठीक है, इसके अंदर विस्फोट हुआ है। तो उस विस्फोट में जितने भी आपके जो एरियल ऑब्जेक्ट आप देखते हैं, जितने भी हैं तारे ग्रह वगैरह, सब उस विस्फोट के बाद जो है एक तरीके से उनका निर्माण हुआ है। ठीक है, ये मानना है हमारी जो बिग बैंग थ्योरी है इसका।
ठीक, तो इस तरीके से ये थ्योरीज हैं जो चारों, इनके बारे में बस आप इनका नाम याद रखेंगे काफ़ी है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो आप क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर लेंगे, नाम याद रखिएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट बात है जो हमारी, वो क्या है कि सब इंपॉर्टेंट यूनिट्स देखेंगे हम, जिसमें आपका जो स्पेस का मेजरमेंट किया जाता है, जो हमारे एयरक्राफ्ट्स वगैरह जाते हैं। एयरक्राफ्ट्स का खैर मैनेजमेंट इसमें नहीं होता है, लेकिन एक तरीके से ये कह सकते हैं कि तारों के बीच की दूरी और गैलेक्सीज के बीच की दूरी, इन सब का जो मतलब मेजरमेंट है वो इन यूनिट्स में किया जाता है। तो पहली जो आपकी है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, आपकी जो क्या कहते हैं लाइट की स्पीड है सी, उस सी स्पीड से एक साल के अंदर, एक पूरे ईयर के अंदर जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उस वो बोला जाता है आपका एक लाइट ईयर। ठीक है, वो आपका होता है 1 लाइट ईयर। ओके, तो अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप निकालते हैं 3 × 10⁵, ये आपकी लगभग स्पीड होती है किलोमीटर पर सेकेंड की। ये हो गई आपकी लाइट की स्पीड, और इस लाइट की स्पीड से आप 365 मतलब 365 डेज और 5 घंटे और आप और एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, 365 डेज़ कोई मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इससे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे टोटल, तो आपकी जो डिस्टेंस आएगी वो होगी आपकी एक लाइट ईयर के अंदर, जो क्या कहते हैं वैल्यू होगी लाइट ईयर की। तो अगर हम बात करें एग्जैक्टली वैल्यू की, तो आपको लगभग ये वैल्यू मिलेगी 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, इतने किलोमीटर जो है आपका एक जो आपका एक क्या कहते हैं बराबर होता है आपके एक लाइट ईयर के। ठीक, तो ये तो हो गया लाइट ईयर। जो सेकंड यूनिट है आपकी पारसेक। तो पारसेक की जो वैल्यू है, पारसेक जो आपका होता है ये होता है आपका एक लाइट ईयर क्या कहते हैं 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर होता है अकेला एक पारसेक। ठीक है, तो ये उससे भी बड़ी यूनिट है। और उसके बाद आती है आपकी कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर को हिंदी में, पारसेक को हिंदी में पारसेक ही लिखा जाएगा, और जो कॉस्मिक ईयर है इसको बोला जाता है ब्रह्मांड वर्ष। जैसे कि लाइट वर्ष होता है तो ऐसे ये हो जाएगा आपका ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है, ब्रह्मांड वर्ष की वैल्यू क्या होती है आपकी, कि जो आपका सूरज है, सूरज की स्पीड जो है उसकी रेगुलर स्पीड 250 किलोमीटर पर सेकेंड, 250 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ये आपको इतना याद नहीं रखना है, आप बस ये याद रखिए कि ब्रह्मांड वर्ष वो है कि इतनी स्पीड में जब सूरज एक मंदाकिनी का पूरा चक्कर लगा लेता है। ठीक है, इतनी स्पीड से चलते हुए सूरज एक मंदाकिनी, सूरज चक्कर लगा रहा है मंदाकिनी की नेबुला का, जो आपके नेबुला होता है उसका सेंटर जो है उसका चक्कर लगा रहा है। तो उसका चक्कर जब ये लगा लेता है, इसको चक्कर लगाने में लगभग आपके हिसाब से 25 साल लग जाते हैं। जो हमारी धरती का क्या कहते हैं, धरती का साल है 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, तो 25 करोड़ वर्षों का जो पूरा डिस्टेंस जो टाइम है उसका क्या कहते हैं, उतना जो जितना ट्रेवल कर जाएगा ये इस स्पीड के साथ, वो आपका आता है एक ब्रह्मांड वर्ष में। तो ब्रह्मांड वर्ष के बारे में बस इतना सा याद रखिए आप कि सूरज जो चक्कर लगा रहा है क्या कहते हैं नेबुला का, तो वो अपनी उस स्पीड से जब एक चक्कर कंप्लीट करता है उसमें वो जितनी डिस्टेंस कवर करता है वो है आपका ब्रह्मांड वर्ष। इसके बाद आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको लिखा जाता है AU से। और एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है आपकी ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है आपकी पृथ्वी से, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी घूम रही है और ये सन है, इसको सन मान लीजिए, तो सन से पृथ्वी की जो डिस्टेंस है, जो एवरेज डिस्टेंस है, जिसको मैं बता देता हूँ आपको, लगभग याद रखिए आप 14.96। ठीक है, 14.96 करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये डिस्टेंस है आपकी एवरेज डिस्टेंस है जो आपकी क्या कहते हैं पृथ्वी की सन से, इसको बोला जाता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि 8 लाइट मिनट, जो मतलब क्या कहते हैं पृथ्वी तक आने में जो टाइम लगता है उसको, लाइट को, वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, 8 लाइट मिनट ऐसे ही बोला जाता है। लेकिन आप याद रखिए बस कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है जो आपकी डिस्टेंस है पृथ्वी की सन से। आज की जो स्लाइड्स हैं थोड़ी सी क्या कहते हैं भर गई है, ज़्यादा कंटेंट जो है स्लाइड पे कुछ ज़्यादा लिखा हुआ है, इस वजह से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। इतना सब कुछ जो मैं लिखा हूँ आपको, ये सब कुछ अगर नहीं भी याद रहता है तो आप इनके बेसिक चीज़ें याद रखिएगा जो मैंने बताई हैं। कि लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर आपका एक साल में प्रकाश द्वारा, मतलब एक लाइट द्वारा तय की गई दूरी, वो हो जाएगी आपकी लाइट ईयर। और क्या कहते हैं जो पारसेक होता है वो कुछ नहीं होता है, बस इतना ये नंबर आ देखिएगा 3.26 गुना होता है ये किसके, लाइट ईयर के।
और उसके बाद कॉस्मिक ईयर में आप इतना याद रखिए कि बस सूरज जो है आपका, सूरज वो चक्कर लगा रहा है नेबुला का, तो वो जितना देर में जितना चक्कर लगा रहा है, उस चक्कर लगाते समय वो जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो है आपका ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर। और उसके बाद जो है लास्ट यूनिट है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये सबसे प्रैक्टिकल है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, और इसको ये होती है आपकी पृथ्वी से सन के बीच की डिस्टेंस, जो कि अराउंड 15 करोड़, अगर आप और राउंड फिगर में जाएंगे तो लगभग 15 करोड़ 14.96 है, ठीक है, 14.96 करोड़ किलोमीटर। तो अगर आप ऐसे डायरेक्टली याद रखेंगे तो ऐसे याद रख सकते हैं कि 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास बराबर होता है आपका एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये तो हो गई ब्रह्मांड की बातें। अब हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, और जो क्या कहते हैं पिंड वगैरह हैं, जैसे उल्का पिंड जो होते हैं आपके, कॉमेट्स होते हैं, इन सब के बारे में देखेंगे लास्ट में। जैसे जब हम मून को देखेंगे, जब मून देखेंगे जो एक सैटेलाइट है, मून के बाद उसके आगे की जो और छोटे छोटे जो क्या कहते हैं आपके एरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आपके एरियल ऑब्जेक्ट्स और हैं वो बाद में देखेंगे हम। अभी पहले हम देखेंगे कि किसके बारे में, सौरमंडल के बारे में या सोलर सिस्टम के बारे में। जो सोलर सिस्टम में जो जो चीज़ें हैं उनके बारे में पहले हम देखेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपके सोलर सिस्टम से ही पूछे जाते हैं, ना कि और बाकी जो चीज़ें हैं उनसे, ठीक है। तो सोलर सिस्टम में ये आप मान लीजिए सन, जो आपको इतना बड़ा दिख रहा है यहाँ पर, ये आप मान लीजिए सन, ये है सन, ठीक। उसके बाद ये जो रिप्रेजेंटेशन है, एक इमेज है, एक बस रिप्रेजेंट करने के लिए है। इसमें जो साइज़ दिख रहा है आप इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एग्जैक्टली इसी साइज़ का है, मिलते जुलते साइज़ से मान लीजिए सन इससे भी बड़ा होगा। अगर आप इस इमेज से क्या कहते हैं रिलेट भी करते हैं तब भी सन इससे ज़्यादा बड़ा होगा, वो अंदाज़ा भी आपको लग जाएगा जैसे मैं आपको इनके डायमीटर्स बताऊँगा। तो ये है, सबसे पहले आपका पड़ता है मरकरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं बुध। तो ये है मरकरी, जिसको बोलते हैं बुध। और ये है आपका शुक्र, शुक्र जिसको बोलते हैं वीनस, वीनस है आपका, जिसको बोला जाता है शुक्र, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पृथ्वी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ, हिंदी में बोलेंगे पृथ्वी। फिर आता है आपका मंगल ग्रह, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मार्स, ठीक है। फिर आएगा आपका जुपिटर, जिसको बोला जाता है बृहस्पति। फिर आएगा सैटर्न, जिसको बोला जाता है शनि, शनि। उसके बाद आता है आपका अरुण, और नेक्स्ट है आपका वरुण। इंग्लिश में बात की जाए तो इसको बोलते हैं यूरेनस, और इसको बोलते हैं नेपच्यून, ठीक है। तो इन सब के बारे में अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा लास्ट में, क्या कहते हैं आगे जो आने वाली वीडियो है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं मंगल तक, इनको बुलाया था इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट। और उसके बाद के जो बाहर के हैं 4, इनको बोला जाता है आउटर प्लैनेट। हिंदी में बात की जाए तो अंतःग्रह और बाह्य ग्रह, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या कहते हैं एक सोलर सिस्टम का जो बेसिक था वो मैंने यहाँ पर बता दिया इस पूरी एक इमेज के अंदर। और अब हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सन को, सन के बारे में जानेंगे पहले। सन बेसिकली सन में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, ठीक है। सन के बारे में पढ़ने के लिए हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डीप तो हम किसी भी क्या कहते हैं प्लानट के बारे में भी नहीं देखने वाले हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी जिनको एटलीस्ट हमको पता होना चाहिए वो देखेंगे हम। सन का डायमीटर कितना होता है, डायमीटर देखिए आप 13,92,000 किलोमीटर्स। अगर आप यही पृथ्वी का डायमीटर देखेंगे तो आपका लगभग 12,000 के आसपास आएगा, 12,600 मैं भी बताऊंगा आपको। तो इससे अब अगर आप कंपेयर करें 12 के है ये, और ये आपका हो गया कितना 392 के। अब आप देखिए कितने गुना है। इसीलिए मैं बोल रहा था आपसे कि वहाँ पर जो इमेज रिप्रेजेंट कर रही है उसके क्या कहते हैं साइज़ को सन के, सन उससे कहीं ज़्यादा गुना बड़ा है, ठीक है। पृथ्वी से डायमीटर इतने ज़्यादा गुना है। अगर इसका आप क्यूब करेंगे, क्योंकि आपका जो वॉल्यूम का स्क्वायर होगा वो उसमें आपका πr³ आता है, तो क्यूब करेंगे तो कितने ज़्यादा गुना बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से जो है मैं बोल रहा था कि साइज़ बहुत बड़ा है उसका। सन एक स्टार ऐसा स्टार है, सन एक स्टार है, सन इज़ अ स्टार एंड डायमीटर ऑफ सन इज़ 1392,000, ठीक है, किलोमीटर्स। तो ये तो आपका हो गया डायमीटर, जो आपको एग्जैक्टली याद करना शायद ज़रूरी ना पड़े, क्योंकि डायमीटर आपसे हो सकता है ना पूछा जाए। और वो जो बातें आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि इसकी जो लाइफ है वो लगभग 10 बिलियन ईयर मानी जाती है। 10 बिलियन ईयर मतलब
10 अरब, अगर हिंदी में लिखा जाए तो 10 अरब, 10 अरब ना लिख के मैंने करोड़ में इसलिए रिप्रेजेंट किया है, 10 अरब साल, ठीक है। 10 अरब साल का सन है और लगभग 468 के आसपास हो चुकी है इसकी, 468 करोड़ ईयर्स ये अपनी लाइफ जी चुका है, मतलब इतनी एज उसकी हो चुकी है। तो अराउंड में आप याद रखें कि 500 करोड़ जो है, 500 करोड़ साल इसको हो चुके हैं, थोड़ा क्लियर कर दिया हूँ। और अभी जो इसकी लाइफ बची है, इससे आप कह सकते हैं कि 1/2 लाइफ लगभग अभी सन की बची हुई है, और 1/2 लाइफ सन जी चुका है। लाइट ऑफ द सन टेक्स 8 मिनट 16.6 सेकेंड टू रीच अर्थ, ठीक है। जो मैं आपको बोल रहा था कि जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है, उसको आप ये बोल सकते हैं कि 8 मिनट लाइट, 8 मिनट ऑफ लाइट, ठीक है। 8 मिनट ऑफ लाइट इसीलिए बोलना जा रहा था क्योंकि पृथ्वी तक पहुंचने में लाइट को 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। 16.6 है, इसको आपको एग्जैक्टली याद रखना पड़ेगा, 8 मिनट्स एंड 16.6 सेकेंड्स, ठीक है। ये आपको याद रखनी होगी वैल्यू। इसके बाद अगर बात की जाए सन के ऊपर गैसेस की, तो सन में 71% हाइड्रोजन है, 26% हीलियम है और लगभग 2.5% अदर गैसेस हैं। ऑन सन देयर आर 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम एंड 2.5% अदर गैसेस, ठीक है। जितने भी तारे आपके हैं सन के अलावा, और जितने भी तारे हैं आपके, उन सब में जो क्या कहते हैं कॉम्पोजिशंस हैं, उन सब में आपकी जो कंपोजिशन है वो आपकी हीलियम और हाइड्रोजन की ही है, ठीक है। देयर इज़ अ फ्यूजन रिएक्शन ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन ऑन सन एंड ऑल अदर स्टार्स। जो और भी दूसरे स्टार हैं, दूसरे जो क्या कहते हैं आपके तारे हैं, दूसरे तारों पर भी सूरज की तरह जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, वहाँ बन रहा है, वो क्या हो रहा है, हीलियम प्लस हाइड्रोजन, जो दो गैसें हैं He2 और H2, इन्हीं दो गैसों का कॉम्बिनेशन जो है वहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है, और इसमें बहुत सारी हीट जो है आपकी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फ्यूजन रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या कहते हैं, फिजन रिएक्शंस से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं। मतलब जो हमारा न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन जो क्या कहते हैं, जो विस्फोट होते हैं, न्यूक्लियर विस्फोट्स, उन सब में न्यूक्लियर फिजन हो रहा होता है, मतलब विखंडन होता है, ठीक है। वहाँ पर आपका जो एक यूरेनियम है, यूरेनियम का जो क्या कहते हैं एक कंपाउंड होता है, वो धीरे धीरे डिके होता चला जाता है, वो टूटता चला जाता है, न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो वो तो आपका हो गया पूरा न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर चैन बनती चली जाती है। उस पर हमको बात नहीं करनी है, बात बस ये है कि ये आपका क्या है, ये विखंडन है, ठीक है, ये विखंडन है, वहाँ पे न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, ठीक है। और जो सन पे हो रहा है वहाँ पर हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है। वहाँ पे दो अणु मिलके, दो जो आपके कंपाउंड है, जो दो अणु कंपाउंड है वो मिलके एक हो रहे हैं, और उसमें आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या होती है, इसके लिए कंडीशन जो होती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और प्रेशर भी चाहिए होता है। तो इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर आप अर्थ पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक। इसलिए जो है हमारे जितने भी क्या कहते हैं शक्तिशाली से शक्तिशाली बम हैं, वो भी न्यूक्लियर फ्यूज़न करते हैं, न्यूक्लियर फिजन करते हैं, ना कि फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न करने भर का जो है उनका क्या कहते हैं, उनको टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता, ठीक। और सन है, सन और जितने भी अदर प्लानेट, अदर तारे हैं आपके जितने, उन सब पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप ये बात अब नहीं भूलेंगे। और बात की जाए अगर सन की, तो सन पर देयर आर सन स्पॉट्स ऑन सन विच हैव नियरली 1500 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर देन द सरफेस ऑफ द सन। मतलब सन की जो सरफेस है, मैं दिखाई देता हूँ उसको आपको। तो जैसे ये एक इमेज है, इसमें आप देखिए ध्यान से। तो जो ऊपर की सरफेस है, इसका जो टेम्परेचर है इसका, ये आपका अराउंड है 6000 डिग्री सेल्सियस है ऊपर की सरफेस का टेम्परेचर, ठीक है। सिर्फ ऊपर की सरफेस की टेम्परेचर की बात की जा रही है। तो जो ऐसे सन स्पॉट्स आपको दिखेंगे इस तरीके के, जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो सन स्पॉट हैं, इनको हिंदी में क्या कहते हैं, सूर्य कलंक बोला जाता है, ठीक है, सूर्य कलंक। तो जो ऐसे सूर्य कलंक हैं, इनका क्या होता है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो लगभग मान के चलिए आप 4500 के आसपास होगा, ठीक है, 4500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अराउंड फिगर की बात की जा रही है कि कम से अराउंड लगभग 1500 जो है वो टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। तो इनका टेम्परेचर कम होने की वजह से इनका जो कलर है वो स्पॉटेड दिखाई देता है, क्योंकि ये आपने शायद केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जहाँ जैसे जैसे कलर चेंज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है या कम होता जाता है, तो उस तरीके से जो है सरफेस की कलर चेंज होते रहते हैं, ठीक है।
जैसे भट्टियों के अंदर जो है वो चेक किया जाता है, इसी बेसिस पे चेक किया जाता है कि कितना कलर, जो कलर होता है उस कलर कॉम्बिनेशन से आपको पता चलता है कि टेम्परेचर कितना है। ठीक है, टेम्परेचर और कलर एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ का कलर थोड़ा सा चेंज दिखाई देता है, जिसको बुलाता है सूर्य कलंक। तो ये तो हो गया आपका पॉइंट फर्स्ट। अब सेकेंड पॉइंट जो है, द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इज अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया। अपार्ट फ्रॉम अ पार्ट ऑफ विच वी यूज टू सी इज फोटोस्फेयर, मतलब जो सरफेस हम जिसका टेम्परेचर बता रहे हैं, वो जो सरफेस हमको दिखाई देती है, इसको बोला जाता है फोटोस्फेयर। ठीक है, फोटोस्फेयर से आप यहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्या है कि जो हम अपर सरफेस है उसको बेसिकली 3 भागों में बांटते हैं। 3 बेसिक जोन्स ऑफ सरफेस ऑफ द सन, जो हमारी सरफेस है, जो सन का सरफेस है उसको बेसिकली 3 पार्ट में बांटा जाता है। और वो 3 जो पार्ट हैं आपके कौन कौन से हैं? फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना। इनके बारे में मैं आपको इमेज के अंदर बता देता हूँ। तो एक बार फिर से हम इसी इमेज में वापस आते हैं, और इस इमेज में बात कर रहे हैं हम अपर सरफेस की। ठीक है, ऊपर वाले सरफेस की बात कर रहे हैं, ना कि उसके इनर पार्ट्स की। तो अपर सरफेस में जो हमको दिखाई देता है उसको बोला जाता है फोटोस्फेयर। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में अगर बात की जाए तो इसको बोला जाता है प्रकाश मंडल। ठीक है, प्रकाश मंडल। और इसका जो अपर पार्ट होता है, इसका किनारा जो बोल लीजिए, वो हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि वो जो होता है वो आपके एटमॉस्फेयर में ओपन रहता है, सूर्य के एटमॉस्फेयर में, और जो इसकी रेज होती हैं वो एटमॉस्फेयर जो होता है एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस वजह से ये आपका पोर्शन दिखाई नहीं देता है। क्रोमोस्फेयर, इसको बोलते हैं वर्ण मंडल। ठीक है, ये बोला जाता है वर्ण मंडल, ये हमको दिखाई नहीं देता है। और जो नीचे क्या कहते हैं ध्रुवीय पार्ट होता है, ये आपका कोरोना है। जब कोरोना की विशेषता बस ये है, इसके बारे में बस इतना याद रखिए कि जब आपका सूर्य ग्रहण हो रहा होता है, जब आपका सोलर इक्लिप्स होता है, तो आपको दिखाई देता है कोरोना। सोलर इक्लिप्स के टाइम पर आपको दिखता है कोरोना। ठीक है, ये है आपकी कोरोना की विशेषता। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर बात कर लिए यहीं पर हम इनर कोर की, इसके इनर कोर में क्या क्या है इसके, तो इनर कोर बेसिकली 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला है आपका कोर, और दूसरा आपका है जो क्या कहते हैं रेडियो एक्टिव जोन, और फिर है आपका कन्वेक्शन जोन। ओके, और अगर इन तीनों के क्या कहते हैं हिंदी की बात की जाए तो कोर को तो कोर ही लिखा जाता है, और रेडियो एक्टिव जो जोन है आपको इसको बोला जाता है विकिरण। रेडियो एक्टिविटी को जो बोलता है विकिरण बोला जाता है ना, तो हिसाब से इसको बोला जाता है विकिरण। ठीक है, विकिरण मेखला। और जो आपका सबसे लास्ट वाला कन्वेक्शन जोन है, इसको बोला जाएगा संवहन या संवहनीय मेखला। ठीक है, तो ये इसकी हिंदी है। साथ साथ में मैं हिंदी बता देता हूँ विकिरण। ओके, तो ये है इसके 3 जोन, इनर पार्ट के 3 जोन। और ये सरफेस थी जो मैं बता दिया आपको। सरफेस में सबसे पहले आपका पड़ेगा क्या कहते हैं फोटोस्फेयर, फिर आएगा क्रोमोस्फेयर, और फिर जो ऊपर से एक आवरण टाइप का रहता है जो हमको बिल्कुल क्या कहते हैं ग्रहण के टाइम पे सबसे लास्ट में एक रिंग टाइप की दिखाई देती है, उसको बोला जाता है कोरोना। और हिंदी में भी इसको कोरोना ही लिखा जाता है। और प्रकाश क्या कहते हैं जो आपका फोटोस्फेयर है, इसको बोला जाता है प्रकाश मंडल, और क्रोमोस्फेयर को बोला जाता है वर्ण मंडल। ये मैंने आपको पूरी बात एक्सप्लेन कर दी। ठीक, तो ये जो एक्सप्लेनेशन था, ये तो हमारा सन का एक्सप्लेनेशन लगभग यहीं पे इतना ही है। अब देखते हैं हम कुछ ग्रहों के बारे में, जो हमारे ग्रह हैं उनके बारे में। ठीक है, तो ग्रहों की संख्या की अगर बात की जाए सबसे पहले, तो हमारे पास टोटल जो है अभी फ़िलहाल 8 ग्रह हैं। ठीक है, पहले 9 थे। 2006 में जब क्या कहते हैं साइंस क्या कहते हैं जो समिट हुई, उसमें जो है प्लूटो को ग्रह मानने से मना कर दिया गया। ऐसा बोला गया कि प्लूटो का जो साइज है, उस साइज के बहुत सारे जो एस्ट्रॉइड्स हैं और जो एरियल क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर, और एरियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो उस साइज के वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अगर इसको ग्रह माना जाता है तो बाकी उन सबको भी ग्रह का दर्जा देना पड़ेगा। तो इस वजह से प्लूटो को जो है ग्रह नहीं माना गया 2006 में। लेकिन फिर बाद में डिसाइड हुआ था कि इसको ग्रह ही बना दिया जाएगा, लेकिन ग्रह नहीं, इसको बौना ग्रह बोला गया, बौना ग्रह। ठीक है, इसको बोला गया डॉर्फ प्लैनेट। ठीक, तो इसको डॉर्फ प्लैनेट की क्या कहते हैं संज्ञा बाद में दे दी गई थी। तो इस तरीके से हमारे पास 8 ग्रह हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मरकरी के साथ। मरकरी को बोला जाता है बुध हिंदी में, मैंने साथ में हिंदी भी लिख दी है। वीनस को बोला जाता है शुक्र, अर्थ को पृथ्वी, फिर आपके आते हैं मार्स को मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस को अरुण बोला जाता है, नेपच्यून को वरुण बोला जाता है।
ठीक है। इसमें जो आपके दो नाम है यूरेनस और वीनस, यही दो नाम है जिनके लास्ट में यूएस लगा हुआ है, मतलब एक तरीके से नस लगा हुआ है। और इन दोनों का जो रोटेशन होता है वो बाकी सब ग्रहों से अलग होता है। बाकी सब ग्रह जो आपके हैं वो आपके घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन ये जो दो ग्रह हैं वीनस और यूरेनस, ये दोनों घूमते हैं आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, तो ये इनकी स्पेशलिटी थी जो मैंने यहाँ पर बता दी। उसके बाद हम अभी देखेंगे एक एक क्या कहते हैं ग्रह को, और उसकी जो स्पेशल चीज़ें हैं उनको हम एक बार पढ़ते चलेंगे साथ में। तो पहला जो हमारा ग्रह है वो है मरकरी। मरकरी और वीनस दोनों इसमें लिखे हुए हैं। और क्या कहते हैं, मरकरी, वीनस, मार्स और अर्थ, ये चार जो है आपके इनर प्लानट हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मरकरी के साथ। मरकरी की सबसे पहले स्पेशलिटी क्या है, मरकरी जो है आपका नियरेस्ट टू सन है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट प्लानट है, सबसे छोटा प्लानट है और सन के सबसे नज़दीक है। इसकी ऑर्बिट जो है सबसे छोटी है, सबसे छोटी ऑर्बिट है और सबसे छोटा साइज के अंदर है। ठीक है, मरकरी इज़ द फास्टेस्ट प्लानट, इट हैज़ नो सैटेलाइट। फास्टेस्ट प्लानट किस सेंस में बुलाया रहा है कि रिवोल्यूशन के सेंस में, कि ये क्या कहते हैं जो कि सन के अराउंड, ये अगर सन है तो सन के अराउंड जो चक्कर है आपका सबसे तेज़ लगाता है। ठीक है, बाकी सभी ग्रहों के मुकाबले। तो ये तो एक बिल्कुल लॉजिकल बात है, बिल्कुल लॉजिकल बात है कि सबसे नज़दीक है और आर्क सबसे कम है। इसकी रेडियस क्या कहते हैं, जो ऑर्बिट है, जो इसकी ऑर्बिट है वो सबसे कम है। सबसे कम ऑर्बिट में अगर ये चल रहा है तो सबसे पहले ये अपनी दूरी तय कर लेगा। अब वीनस के बारे में बात करते हैं। वीनस को बोला जाता है आपका इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार, दोनों बोले जाते हैं। दोनों नाम जो है आपके वीनस के ही हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोला जाता है इसको। क्यों? क्योंकि आपको अगर अर्थ से देखेंगे आपको तो सुबह और शाम के टाइम पर ये देखा जा सकता है। ये उत्तर क्या कहते हैं, उत्तर साइड में आपका दिखाई देता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वीनस है। वीनस इज़ द हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये जो पॉइंट है ये मैंने एक्सप्लेन किया था अभी जो प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन था उसके अंदर, कि ये सबसे हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लानट क्यों है। क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है CO2 से भरा हुआ है। CO2 का 97% कंटेंट है इसमें। और इस वजह से क्या होता है कि इस प्लानट के चारों तरफ जो CO2 का कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से जो हीट यहाँ पर आती है वो लॉक हो जाती है। ठीक है, वो लॉक हो जाती है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है इसका एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन के कारण जो इसका हीट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वैसे तो लॉजिकली क्या कहते हैं कि जो मरकरी है आपका, उसकी हीट सबसे ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो सन के सबसे नज़दीक है। लेकिन वीनस इसके दूर होने के बावजूद भी, इससे दूर होने के बावजूद भी है सबसे हॉट है, सबसे गर्म ग्रह है और सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है, सबसे ज़्यादा चमकदार ग्रह है। ठीक, इतना ज़्यादा चमकदार है कि इसको आप आसानी से, और नज़दीक होने की वजह से भी, नज़दीक भी है धरती से, तो इसको आप धरती से देख सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया आपका क्या कहते हैं सेकेंड पॉइंट, जिसमें आपकी बात हुई हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट होने की। नेक्स्ट जो पॉइंट है, वीनस इज़ द क्लोजेस्ट टू अर्थ एंड ऑल्सो नोन एज द अर्थ ट्विंस। अगर बात की जाए अर्थ और उसकी, तो अगर अर्थ यहाँ पर है आपकी, अर्थ का कलर चेंज करते हैं, अगर आपका अर्थ यहाँ पर है, अर्थ और वीनस का साइज एग्जैक्टली लगभग बराबर है, थोड़ा सा छोटा है वीनस। तो अगर आपका अर्थ यहाँ पर है तो वीनस और अर्थ के बीच की डिस्टेंस जो है वो सबसे कम है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जो मार्स है वो थोड़ा सा डिस्टेंस पर है, ज़्यादा डिस्टेंस पर है। लेकिन रीज़न क्या है कि ये इतना हॉट है और यहाँ से उतना ज़्यादा यहाँ पर कोई क्या कहते हैं वैज्ञानिकों को कोई फ़ायदा नहीं दिखा है। इस वजह से जो भी आपके ऑपरेशंस हो रहे हैं वो मार्स के ऊपर हो रहे हैं। लेकिन मार्स इससे नज़दीक नहीं है, मार्स इससे दूर है। याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बात देख सकते हैं कि मतलब याद कर सकते हैं कि इसको हम देख सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं इसलिए सबसे नज़दीक है। ठीक, इसको हम देख पा रहे हैं इसलिए ये नज़दीक है, और मार्स को हम ऐसे डायरेक्टली देख नहीं पाते हैं इसलिए वो हमसे दूर है। तो ये तो मतलब कुछ की पॉइंट थे यहाँ पर जो मैंने आपको बताया। नियरेस्ट प्लानट आपका मरकरी, स्मॉलेस्ट प्लानट मरकरी, मरकरी फास्टेस्ट प्लानट हो गया रिवोल्यूशन के सेंस में, क्या कहते हैं जो आपकी परिक्रमण गति होती है उसके सेंस में। और उसके बाद वीनस को बोला जाता है इवनिंग और मॉर्निंग स्टार, सबसे ब्राइटेस्ट, सबसे हॉट और सबसे ब्राइट है। और उसके बाद सबसे नियरेस्ट है। ठीक है, सबसे नियरेस्ट है और इसको पृथ्वी का ट्विन बोला जाता है, मतलब पृथ्वी की जुड़वा बहन। ठीक है, ट्विन मतलब जुड़वा, और फीमेल की तरह ट्रीट की जाती है पृथ्वी को, तो इसको ही बोला जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में, और पृथ्वी और के बारे में हम थोड़ा सा अलग से बाद में देखेंगे जब हमारा सोलर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, जो और थोड़ी डीप चीज़ें हैं, क्योंकि पृथ्वी के से क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। ठीक, अर्थ को सबसे पहली बात तो अर्थ को बुलाया जाता है ब्लू प्लानट। ये आपको शायद बताने की ज़रूरत भी नहीं होगी, इतना सब लोगों को पता होता है कि ब्लू प्लानट बुलाया जाता है अर्थ को।
नेक्स्ट जो है, अर्थ इज़ द ओनली प्लानट वेयर लाइफ एग्जिस्ट टिल नाउ। ठीक है, अभी तक जो है हमको सिर्फ यही क्या कहते हैं, सिर्फ पृथ्वी है जहाँ पर आप ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर क्या कहते हैं, ऐसा मान कह सकते हैं, ऐसा है कि सिर्फ लाइफ जो एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ पृथ्वी पर ही एग्जिस्ट करती है अभी तक के लिए। अभी तक हमने कहीं और ऐसी चीज़ ना पाई है, ना ऐसा कुछ प्रमाण मिल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 12,756 किलोमीटर्स। ठीक है, मैं अभी आपको बताया भी था कि लगभग 12,600 किलोमीटर, मुझे याद था एग्जैक्टली, शायद 600 के आसपास याद आ रहा था क्योंकि मुझे इसकी रेडियस याद थी। तो रेडियस जो इसकी होती है 6,300, ठीक है 6,300 में होती है, इसलिए मुझे वो याद थी। इसमें अगर बात की जाए, इसका डायमीटर जो है आपका 12,756, ये आपको एग्जैक्टली याद रखना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। 12,756 एग्जैक्टली याद करना होगा ये डाटा आपको। और इसकी डिस्टेंस जो सन से है वो आपको बता चुका हूँ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो AU होती है वही ये डिस्टेंस है। इसमें लिखा हुआ है 149.6 मिलियन किलोमीटर। इसको आप मिलियंस, क्योंकि हमारे इंडिया में मिलियंस का हिसाब किताब कम ही रहता है, किलोमीटर्स में बात करते हैं, तो आप याद रख सकते हैं कि 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये आपको वैल्यू ये ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। इसके वेलोसिटी की अगर हिंदी की बात की जाए तो इसको बोला जाता है पलायन वेग। ठीक है, पलायन वेग। तो पलायन वेग होता क्या है, मतलब जैसे कि आप यहाँ अर्थ पर हैं, ये अर्थ है, इसके सरफेस पे आप हैं, यहाँ से आप कोई गेंद फेंकते हैं और उसको इतनी स्पीड से फेंक दें कि जो अर्थ की ऑर्बिट है, पूरा गुरुत्वाकर्षण का जो एक रेंज है, उस गुरुत्वाकर्षण के रेंज से बाहर फेंक दें, वो लौट के कभी पृथ्वी पर आए ही ना। ठीक है, तो ये होगी वो स्पीड जिससे आप फेंकने पर वापस ही नहीं आएंगे। मतलब अगर आपको फेंक दिया जाए तो आप उस स्पीड से फेंक दिए जाए कि उसके बाद पलट के वापस आए ही ना। मतलब अगर इसके वेलोसिटी कम होती है, आप तेज उछले तो पलट के वापस आप क्या कहते हैं, अर्थ पर आ ही नहीं रहे, वापस मतलब चले ही जाते हैं यहाँ से सीधे। तो ये ऐसी जो है, इसको बोला जाता है पलायन वेग। ठीक है, ये है आपकी इसके वेलोसिटी। और इन क्या कहते हैं, इसके वेलोसिटी जो पृथ्वी की है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर किसी चीज़ को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक दिया जाए तो वो वापस नहीं आएगी। तो आपको अगर लग रहा है ऐसा कि जो हमारी स्पेस शिप छोड़ी जाती हैं वो इस स्पीड से छोड़ी जाती होंगी, तो आप गलत हैं। ठीक है, वो इस स्पीड से नहीं छोड़ी जाती हैं। उनके साथ में जो क्या कहते हैं फ्यूल लगा होता है, इंजन लगा होता है, वो उनको कंटिन्यू पावर दे रहा होता है ऊपर जाने के लिए। ठीक, वो इसके वेलोसिटी से नहीं फेंकी जाती हैं। उनमें क्या कहते हैं पीछे ऐसे जो आप देखते हैं धुआं गैस छोड़ते रहते हैं ना, तो वो इस जो होता है वो इस वजह से ऐसा होता है कि वो इनको पावर देता है, अब थ्रस्ट फोर्स देता है ऊपर की तरफ जाने के लिए। ठीक है, और वो इनको ऑर्बिट से बाहर तक छोड़ के आता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका कि अर्थ टेक्स 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स टू कंप्लीट इट्स रोटेशन। ठीक है, अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में, अपनी खुद की धुरी पर, मतलब अपनी खुद की धुरी पर एक रोटेशन कंप्लीट करने में इसको 23 घंटे 56 मिनट और 40 सेकंड लगते हैं। तो आपको लगता होगा कि 24 घंटे का जो दिन होता है वो 24 घंटे होता, तो 24 घंटे का दिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। 24 घंटे का एग्जैक्टली दिन नहीं होता है। इसमें आप अगर देख पा रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि 3 मिनट 20 सेकंड कम रह जाते हैं। ठीक है, 3 मिनट 20 सेकंड आपका कम रह जाता है। तो ये 3 मिनट 20 सेकंड पर डे का जुड़ते जुड़ते जो होता है वो आपका लीप ईयर में जाके मैनेज किया जाता है। ठीक है, लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा डे बढ़ा दिया जाता है, एक दिन बढ़ा दिया जाता है जो इसको मैनेज करता है। अगर इस तरीके से चलता 24 घंटे को रखा जाता तो कैलेंडर्स बहुत अजीब हो जाते और आपको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो इस तरीके से जो आपका पूरा साल होता है वो 365.26 दिन का एक क्या कहते हैं साल होता है आपका। ठीक है, ऐसे ही 4 साल मिलके 0.25 इसको मान लीजिए। अगर आप 0.25 तो आप समझ पा रहे होंगे कि 1/4 रहेगा। तो ऐसे 4 सालों में मिलके ये आपका एक कंप्लीट एक दिन बना देगा। अब आपको अगर ये भी लग रहा हो कि 0.6 का जो 0.01 बच रहा है वो कहाँ पर एडजस्ट किया जाता है, तो वो एडजस्ट किया जाता है आपके क्या कहते हैं जब जो शताब्दियाँ होती हैं, उनमें जो शताब्दियाँ होती हैं, जैसे 1900 शताब्दी है, ये जो आपकी है ये आपकी 4 से मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, तो इस वजह से इसमें लीप ईयर नहीं होगा। ठीक, तो ऐसे जो है इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, कैलेंडर को सूटेबल हो, आपके देखने लायक बना रहे, इसलिए इसको ऐसे यूज किया जाता है। लेकिन जो एग्जैक्ट टाइम है वो आपका यही है, 23 घंटे 56 मिनट और 40 सेकेंड। ठीक है, इतने देर में आपका एक रोटेशन कंप्लीट होता है। अर्थ हैज़ सैटेलाइट कॉल्ड मून। अर्थ के पास एक सैटेलाइट है जिसको बुलाया जाता है मून। ठीक है, मून मतलब चंद्रमा। एक सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट को बुलाया जाता है उपग्रह। एक उपग्रह है अर्थ का जिसको बुलाया जाता है चंद्रमा।
ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लैनेट पर। नेक्स्ट जो प्लैनेट है हमारा वो है मार्स। मार्स मतलब मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह के बारे में बात की जाए तो ये रेड प्लैनेट बोला जाता है। ठीक है, इसको रेड कलर से ही लिखते हैं, इसको बोला जाता है रेड प्लैनेट। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है। ठीक है, और मार्स के बारे में एक बात और याद रख लीजिए कि मार्स के 2 सैटेलाइट हैं। ठीक है, 2 सैटेलाइट हैं, फोबोस और डीमोस। मैं भी इसको दिखा भी दूंगा आपको, क्या कहते हैं मार्स का जो कलर है वो अब कैसा दिखता है अंतरिक्ष से। फोबोस और डीमोस 2 जो है ये आपके सैटेलाइट हैं इसके, जिसमें सबसे छोटा जो है ये डीमोस है। और अगर बात की जाए तो पृथ्वी की तरह इसका जो झुकाव है, इसका झुकाव जो है 25 डिग्री से झुका हुआ है। जैसे पृथ्वी जो है आपकी 23.5 डिग्री सेल्सियस पे झुकी, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, तो ऐसे ही इसका झुकाव जो है 25 डिग्री पे है। और इसी वजह से जो यहाँ पे सीजन्स होते हैं, जो इनके सीजन्स जो चेंज हो रहे होते हैं, यहाँ पर जो ऋतुएँ चेंज होती हैं, जो ऋतुएँ चेंज होती हैं वो भी चेंज होती हैं आपकी, क्या कहते हैं पृथ्वी की तरह यहाँ भी ऋतुएँ चेंज हो रही होती हैं। ठीक है, इसका जो टाइमिंग है वो भी पृथ्वी के बराबर ही होता है, बराबर ही है लगभग। अपनी जगह पर घूमने का जो टाइम है वो भी लगभग पृथ्वी के बराबर ही है। ठीक है, और जो इन सभी की क्या कहते हैं परिक्रमण गति है, मतलब अगर सन के अराउंड घूमने की गति की बात की जाए, परिक्रमण गति या रिवोल्यूशन की बात की जाए, रिवोल्यूशंस की जो बात है उनका कंपैरिजन मैं लास्ट में आपको जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तब करा दूंगा। और इनका जो साइज़ है, इनके साइज़ का भी कंपैरिजन लास्ट में करा दूंगा। तो आज के लिए हम जो अभी तक जो पढ़े हैं वो सभी के सभी थे आपके इनर प्लैनेट्स। ठीक है, वो सभी के सभी थे इनर प्लैनेट्स, और आउटर प्लैनेट्स को हम बाद में देखें, आउटर प्लैनेट्स को हम कल देखेंगे। और कल जो हमारा सोलर सिस्टम है ये क्या कहते हैं टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, कल हम आउटर प्लैनेट्स को देखेंगे और साइज़ का कंपेयर करेंगे, और आपके क्या कहते हैं इनका जो रिवोल्यूशन है उसके टाइम के भी कंपेयर कर लेंगे सबका एक साथ। ठीक है, तो अभी जो वीडियो है यहाँ तक क्या कहते हैं ये वीडियो लगभग यहीं तक ही रहेगी, और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको बाकी जो बची चीज़ें हैं, जैसे कि अभी हमारा धूमकेतु जो होते हैं, उल्कापिंड होते हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, इन सब के बारे में, मून के बारे में, उन सब के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो हमारी लास्ट वीडियो होगी। चाहे वो मतलब वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर खिंच जाएगी, लेकिन उसको हम कंप्लीट पूरा टॉपिक जो है कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और जो टाइम की प्रॉब्लम हो रही थी टाइम पर वीडियो ना आने की, वो अब से नहीं होगी। टाइम पर वीडियो आएगी। अभी दिन में वीडियो रिकॉर्ड होती है, इसलिए थोड़ा सा आपका क्या कहते हैं डिस्टर्बेंस बना रहता है नॉइस का, वो भी कल से नहीं होगा आपके साथ। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।